सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ अमजद अज़ीज़ मलिक साहब की कि उन्होंने मुझे आज यहाँ मदऊ किया। और ये 2003 के बाद ये मेरा पहला मुझे मौका मिला है पेशावर आने का। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि 2003 का पेशावर और 2025 का जो पेशावर जितना मुझे टोल प्लाज़ा से यहाँ तक नज़र आया वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट है। एंड आई एम श्योर कि अगले जो आने वाला वक्त है उसमें ये मज़ीद तरक्की करेगा। अब मैं सोच ये रही हूँ कि पिछले 2 घंटे से ज़्यादा वक्त में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तकारीर हुई हैं और इतनी पुरमग़ज़ बातें हुई हैं जिसमें तकरीबन जो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, कमर्शियल, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, सीपैक, हर एक की बात बहुत तफसीलन हो चुकी है। तो अब जो मैंने अपने जहन में एक खाका बनाया था कि मुझे ये टॉपिक दिया गया है, इस पे मैंने क्या कहना है, वो मैंने सोचा कि उसको ज़रा साइड पे रख दिया जाए, क्योंकि अगर मैं उसमें चली गई तो वो बहुत ज़्यादा रेपिटिशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस कर लिए हैं। तो अभी मैं जब बैठी हुई थी तो सोच रही थी कि क्या कहूँ, तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुँची कि रेपिटिशन के बजाय ये बेहतर होगा कि कुछ जो बेसिक मिसपरसेप्शंस हैं और जो कुछ बेसिक हक़ाइक़ हैं जिनकी बुनियाद पे पाक चीन दोस्ती जो है वो पिछले 75 साल से कायम है और इंशाअल्लाह अगली कई सदियों तक कायम रहेगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। और थोड़ा सा जो मिसपरसेप्शन सीपैक के बारे में है उसको भी डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम अपना जो टाइम था मुकर्रर टाइम उससे काफ़ी तजावुज़ कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि पाक चीन दोस्ती जो है वो उस वक्त उसकी फाउंडेशन पड़ गई थी जब ना पाकिस्तान बना था और ना चीन की नई डिस्पेंसेशन जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, क्योंकि चीन तो 5000 साल पुराना मुल्क है, तो सिर्फ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वहाँ चेंज हुई थी और कॉलोनियलिज्म का और इंपीरियलिज्म का ख़ात्मा हुआ था, वो भी पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद। तो इस सबसे पहले ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तयन कर दिया था कि जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आएगा और जब जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी और एक नई डिस्पेंसेशन आ जाएगी, तो पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होंगे। और इसके लिए उन्होंने इंडिया मुस्लिम लीग का एक ख़ास तौर पे डेलीगेशन भेजा था चेयरमैन माओ के पास। तो ये हमें बिल्कुल कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक कंपस की जो ओरिएंटेशन है वो हमारे मारिज़ वजूद में आने से पहले हमारे कायद ने उसका तयन कर दिया था। और उसमें ये मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि उसमें पिछले 75 साल में कोई डिविएशन नहीं आई है और आइंदा भी मुझे यकीन है कि उसमें डिविएशन नहीं आएगी। तो ये जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को बैलेंस रखना चाहिए, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो ओरिएंटेशन है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन को उसको बेहतर समझने की ज़रूरत है।
बहुत सारी बातें हैं जो हम पब्लिक फोरम पे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें कर सकते हैं। और तारीख 75 साल की दोस्ती में ये गवाही देती है कि पाकिस्तान पे बहुत सारे ऐसे मरहल आए हैं, बहुत सारे ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान पे बेतहाशा प्रेशर था कि हम चीन से अपनी दोस्ती को में डिविएट करें, लेकिन हमने नहीं किया। पहला एग्जाम्पल आप देखिए तो कोरियन वॉर का था। जब वहाँ कोरियन वॉर्स हो रही थी तो हम उस वक्त सीटो और सेंटो के मेंबर्स थे, यानी हम एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस में थे, और हम पे ये लाजिम था जब हमें अमेरिका ने कहा कि आप कोरियन वॉर में हमें ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करें, लेकिन क्या पाकिस्तान ने वो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट किए? उस वक्त तो हम वेस्टर्न कैंप में थे। उस वक्त तो सारी जो हमारी डेवलपमेंट एड थी, जिसका भी बड़ा जिक्र किया कि 10 years ऑफ डेवलपमेंट थी, वो किस बेसिस पे थी? वो तो सारी आपकी लोन्स के बेसिस पे थी और वेस्टर्न लोन्स के बेसिस पे थी ना। तो वो कौन दे रहा था? वो वेस्ट दे रहा था। चीन तो उस वक्त बहुत गरीब मुल्क था। तो हमने आखिर वो प्रेशर क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि हमारे फोरफादर्स को ये पता था, और उस जमाने में भी हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी कि हमारा इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट शायद अगर हमारे वेस्ट से ताल्लुकात नहीं ठीक तो अफेक्ट होता है, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट होता है जब हम चीन से अपने ताल्लुकात खराब ना करें। सबसे बड़ा, मैं बहुत मुख्तसरन बात करूंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं और मिसालें नहीं दूंगी। आप एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि हम तो कॉन्स्टेंटली वेस्टर्न साइड में थे, और हमारी अमेरिका से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, अप एंड डाउन है, उनका कर्व कोई अपवर्ड नहीं है। दुनिया का सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप हमेशा अपवर्ड रहे हैं ट्रेजेक्ट्री, और वो है चीन। तो आखिर क्यों? अगर हम बैलेंस ना रखते तो आप मुझे ये बताइए कि वाह कैंट बनता, टेक्सला बनता, कामरा बनता, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो अब 5th पे जा रहे हैं वो बनता। क्या आपके JF-17s और फ्रिगेट्स और शिप्स और सबमरीन्स बनते? क्या आपके पास अब JC-10 आता? तो आखिर हम, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारे इदारे चीन की फ्रेंडशिप के बारे में एक, और हमारी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन के बारे में एक पेज पे हैं, तो हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल जो यंग जनरेशन है उसे इबाम नहीं होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक कंपस और हमारा फायदा कहाँ है। और यहाँ मैं ये भी क्लियर करती जाऊँ कि चीन को भी बिल्कुल इस बात का बहुत वो एतराफ़ भी बहुत करते हैं हमारी कुर्बानियों का, और जो हमने फैसिलिटेशन की है चीन की थ्रू आउट, वो बहुत इंडेटेड है। और वो अभी भी देखिए, अगर हमें कश्मीर का मसला होता है तो कौन खड़ा होता है? चीन खड़ा होता है। अगर हमें टेररिज्म का मसला होता है तो कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे लिए खड़ा होता है? चीन खड़ा होता है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो शायद हमारे लिए कुछ नहीं करते और हमने उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। ये 2-way ट्रैफिक होता है। और जैसे कि मैंने कहा, दोनों लीडरशिप और फोरफादर्स को ये पता था कि ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और ये किस तरफ जा रही है। अब CPEC पे हमें बहुत बड़ा एक मिसपरसेप्शन है जो हर लेवल ऑफ सोसाइटी में है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एट द वेरी सीनियर लेवल इन स्ट्रेटेजिक इदारे जो हमारे हैं, या जो फॉरेन ऑफिस में है, या जो हमारी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि CPEC जो है वो
किसी मुआहदे का नाम नहीं है। ये कोई मैजिकली 2015 में शी जिनपिंग को ख्याल आया कि जी अब हमें पाकिस्तान के साथ ये करना चाहिए, और हम उठ के उनके लिए $66 बिलियन हमने सॉर्ट ऑफ एयरमार्क कर दिए। ये भी गलत है कि ये लोन है और वो है, वो एक और डिबेट है, उसमें इस वक्त जाने का वक्त नहीं। ये सेलर्स क्रेडिट है जो उन्होंने एयरमार्क किया है, जो अपनी कंपनीज को देते हैं कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स करें, बट दैट्स अनदर डिबेट। ये कनेक्टिविटी एक स्ट्रेटेजिक विजन है इसका, और वो स्ट्रेटेजिक विजन चेयरमैन माओ ने जो अपनी पहली पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी नई चीनी डिस्पेंसेशन आने के बाद 1949 में, उसमें बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया था कि पाकिस्तान इज चाइनाज नॉर्थ वेस्ट इज द नॉर्थ वेस्ट विंडो टू द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान जो है वो हमारी खिड़की है वेस्ट की तरफ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो और उस वक्त से ये स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ कनेक्टिविटी शुरू हुआ। इसीलिए आप अगर बगौर अल्फाज पे तवज्जो दें, खास तौर पे यंग जनरेशन, तो आप देखेंगे कि किसी भी चाइनीज लिटरेचर में आपको फेज 2 की बात नहीं मिलती। वो कहते हैं CPEC 2.0, फेज 2 नहीं कहते, क्योंकि ये फेज 2 नहीं है, इसको हम फेज 2 कहते हैं। क्योंकि CPEC का फेज 1 उस वक्त शुरू हुआ था जब कराकोरम हाईवे बनाने के लिए पहला हमने जमीन में बेलचा लगाया था। क्योंकि कराकोरम हाईवे को उरुमची से लेकर और एबटाबाद तक हमने क्यों इतनी कुर्बानियां देके और 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया? क्या उसको हमने चांद पे लेके जाना था? उसका क्या मकसद था? वो फर्स्ट फेज था इन दैट लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ दैट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। और इसमें आप देखें कि जिस वक्त हमने अपना बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया था 1963 में चीन के साथ, तो हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस उसी वक्त फर्म हो गया था। उसके बाद आपने CPEC बनाया। बात हो रही थी, एक प्रोफेसर साहब ने यहाँ जिक्र किया कि जी वो ईस्टर्न साइड को वेस्टर्न साइड से मिलाना था। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट फर्क है। चीन ने अपनी ईस्टर्न और सदर्न साइड जो पहले डेवलप की थी उसकी एक पूरा फलसफा है, और वेस्टर्न साइड उसने इसलिए ईस्टर्न और नॉर्दर्न डेवलप्ड है। बीजिंग अभी तक भी डेवलपिंग में आता है, जो उनका सेंट्रल हिस्सा है, जो हार्टलैंड कहलाता है, और जो 7 प्रोविंसेस नॉर्थ वेस्ट में हैं वो डेवलपिंग है। तो उन्होंने ये प्रोविंसेस उस वक्त नहीं डेवलप की थी क्योंकि उन्हें एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेंट्रल एशियन स्टेट्स उस वक्त USSR का हिस्सा थी। इंडिया से उन्हें कभी डर नहीं है, आज भी डर नहीं है, पाकिस्तान फ्रेंडली था। तो पहली बात। दूसरी बात, उनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं थी कि हर एक चीज को इकट्ठा करते। इसीलिए जो पहला फेज था वो एग्रीकल्चरल हार्टलैंड को की डेवलपमेंट सेक्रीफाइस करके उस तरफ किया गया, क्योंकि उनके दोनों फ्रंट्स पे दुश्मन थे। उनके ईस्टर्न फ्रंट पे जापान था और सदर्न फ्रंट पे ताइवान का इशू था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वहां इतनी डेवलपमेंट हो जाए कि यहां अनरेस्ट पैदा हो जाए। ये चीनी फलसफा है कि अगर आपके बॉर्डर्स के ऊपर जो दूसरे ममालिक या दूसरी जगह हैं वो आपसे ज्यादा डेवलप्ड हो तब भी अनरेस्ट होगा, अंडर डेवलप्ड हो और आप ज्यादा डेवलप्ड हो तब भी अनरेस्ट होगा। इसलिए जो बॉर्डर एरियाज हैं उन्हें हमेशा इक्वली डेवलप करना चाहिए। और ये शुरू से बात चल रही थी, काफी डेकेड से, 50 डेकेड से, कि जी जब वेस्टर्न प्रोविंसेस हम डेवलप करेंगे तो उस वक्त फिर इस कनेक्टिविटी को हम लेके आगे चलेंगे। और 2000 में वेस्टर्न प्रोविंसेस की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। $100 बिलियन जो हैं, मैं चीन में ही थी, $100 बिलियन जो हैं वो उन्होंने एयरमार्क किए थे वेस्टर्न प्रोविंसेस की डेवलपमेंट के। और इसीलिए 2000 में
प्रीमियर जूरोंग जी आए थे और 2021 में गवादर पोर्ट बननी शुरू हो गई थी। अब एक तरफ एबटाबाद में रोड खत्म हो रही है, एक तरफ गवादर पोर्ट है, तो बीच में तो खला है ना, तो उसको कनेक्ट तो करना है। तो कॉन्सेप्ट तो शुरू ही से ये था कि ये पोर्ट बनेगी और कनेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब वो बन चुका तो वो सेकेंड फेज था। थर्ड फेज था जब हमने कराकोरम हाईवे को ऑल वेदर हाईवे बनाया और डुअल रोड किया, और अब वो 12 महीने खुली रहती है। तो ये सारा जो सीपेक का प्रोजेक्ट है ये 2006 में फाइनलाइज हो गया था। ये 2007-8 में लॉन्च होना था। प्रेसिडेंट हू जिनताओ जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे उस वक्त, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त बहुत सख्त टेररिज्म की वेव आई हुई थी। आईजी साहब यहाँ मौजूद है कि 2005 से लेके और 2012 तक एक्सट्रीम हाइट ऑफ टेररिज्म था, जो अब फिर बीच में बहुत कम हो गया था और फिर अब दोबारा उसने सर उठा लिया है। तो इसलिए 2013 में ये फैसला किया गया कि अब इसको हम लॉन्च करें, और ब्लूप्रिंट वही है जो उस वक्त तैयार हो चुका था कि कॉरिडोर होगा, 7 इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे। उस वक्त उसको नाम दिया गया था पाकिस्तान चाइना एनर्जी कॉरिडोर, और उसमें से ई को एनर्जी के निकाल के उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दिया गया। तो ये आप लोग प्लीज बहुत क्लियरली समझ लें कि ये एक दिन ख्वाब आके लीडर्स को ये नहीं ख्याल आया कि उठें और जी हम 66 मिलियन, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक विजन है। और इसकी बुनियाद ये है कि हम लोग तो शायद 5 साल प्रोग्राम बनाते हैं, 10 साल, चीन 100-200 साल का प्रोग्राम बनाता है। और क्योंकि चाइना की बात हो रही है, मैं इसको वाइंड अप करते हुए आपको एक चीज बहुत बताना जरूरी समझती हूं कि जब नई डिस्पेंसेशन चाइना की मारिज़ वजूद में आई तो उन्होंने 2 सेंटेनियल गोल्स अपने लिए रखे थे। अगर आपको इसकी समझ नहीं है, इन 2 सेंटेनियल गोल्स की समझ नहीं है, तो आप जो इकोनॉमिक्स, जो स्ट्रेटेजी, जो पॉलिटिक्स जो आजकल हो रहा है, आप उसको नहीं समझ सकते। उनका पहला सेंटेनियल गोल ये था कि जब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो 1921 में मारिज़ वजूद में आई थी, जिसके 100 साल 2021 में मई में कंप्लीट हुए, उस वक्त जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे कहते हैं, वो चीन से खत्म कर दी जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन से निकले थे, और जो चीन लोग बहुत जाते रहे हैं, और जो 70s 80s तक में बल्कि अर्ली 90s तक भी चीनी एक दूसरे को नी हाउ नहीं कहते थे कि आपका क्या हाल है। वो एक दूसरे से पूछते थे, ग्रीटिंग होती थी कि क्या आपने आज खाना खाया है, क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी वहां। ठीक है? तो उनका ये अगेन इट्स देयर फिलॉसफी। इसमें आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे और कह रहे थे चीन से सीखना चाहिए। देखें, इस तरह आप किसी चीज से कॉपी करके नहीं सीख सकते। आपको उस कौम के जो फलसफी हैं, जो उसका सिविलाइजेशनल ईथॉस है, जो उसकी ओरिएंटेशन है, उसे समझने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अब उनका सिविलाइजेशनल ईथॉस क्या है? उनका सिविलाइजेशनल ईथॉस ये है और उनका फलसफा ये है कि कोई कौम दुनिया में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती और ट्रूली एडवांस्ड और इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती जब तक उस रियासत का कि आखिरी गांव का आखिरी बंदा जो है उसको हेल्थ केयर, एजुकेशन और उसके जो ख्वाब हैं वो इंटैक्ट रहे, तो वो स्टेट को सपोर्ट करेगा। इसीलिए दुनिया का सबसे डिवॉल्व, ये मैं नहीं कह रही, अब तो वेस्ट भी एक्नॉलेज करता है कि सबसे डिवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है और जो मेरिटोक्रेसी पे बेस्ड है और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स पे भी बेस्ड है, वो उनके पहले गांव के आखिरी बंदे से शुरू होता है। सो दे पुट पीपल फर्स्ट। यू नो, द वेस्ट टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी एंड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बट दिस इज व्हाट यू कॉल डेमोक्रेसी।
दूसरी एक और भी यहाँ कम्युनिज्म और उसकी बात हुई थी, तो वो भी एक थोड़ा सा मिसपरसेप्शन है जो मैं ज़रूरी समझती हूँ यंगर जनरेशन के लिए कि वो क्लियर कर दिया जाए। तो मैं तो क्योंकि गालिब अल्लामा इकबाल की काफ़ी फ़ैन हूँ, तो मैं चीन के बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने जो कहा था वो बहुत रेलेवेंट है आजकल जो दुनिया में हो रहा है। और जो क्लैश है ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है, वो सारा कुछ इन दो अशार में अल्लामा इकबाल साहब ने 1936 में कह दिया था। उन्होंने कहा था कि बेखाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। ये वो वक्त है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लॉन्ग मार्च कर रही थी और अपने राइट्स के लिए और आज़ादी के लिए लड़ रही थी। और साथ उन्होंने उस वक्त ये कहा था, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। What was he telling about? अभी आज क्लैश किस चीज का है? It is not about power between the US and China. It is about civilizations. It is about philosophies. It is about governance models. It is about everything. तो अभी जो अमेरिकन्स को या उनको इतनी टेंशन है और इतना वो प्रोपेगेंडा करते हैं अगेंस्ट द चाइनीज, बिकॉज देयर एंटायर वे ऑफ बिजनेस, देयर लाइफ, देयर फिलॉसफीज आर ऑल्सो एट स्टेक। बिकॉज वो पिछले 75 साल से दुनिया को बता रहे हैं ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये फेल हो जाएगा। और जहां उन्होंने गलती की वो ये कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस वक्त उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि ये चाइना में जो हो रहा है 54 से ऑनवर्ड वो नहीं है जो सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म है। बिकॉज सोवियत यूनियन का और चीन के जो रास्ते हैं वो बहुत जुदा हो गए थे 54 में। और बिकॉज यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं बताना भी चाहूँगी, क्योंकि जब सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट गए चीन, माओ विजिट था, तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू ब्रिंग मोर कम्युनिज्म टू चाइना। तो प्रेसिडेंट माओ ने जवाब दिया, चेयरमैन माओ ने, वी डोंट नीड टू ब्रिंग मोर कम्युनिज्म टू चाइना, वी नीड टू ब्रिंग मोर चाइना टू कम्युनिज्म। दैट ब्रिंग्स अस एग्जैक्टली व्हाट शी जिनपिंग इज सेइंग टुडे, देयर इज नो डिफरेंस। वो कहते हैं दिस इज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उनका ये मानना है कि कोई एक फिलॉसफी, और यही उनकी डिविएशन का था, क्योंकि सोवियत यूनियन कहती थी कि एक तरह का निज़ाम बस वन साइज फिट ऑल होना चाहिए, सेंटर उसका सोवियत यूनियन में होना चाहिए, पूरी दुनिया में एक जैसा निज़ाम। चीन ने कहा नहीं, हर कौम को ये देखना चाहिए उसकी सिविलाइजेशनल एथोस क्या है, उसके मुल्क का मिजाज क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज क्या हैं, और उसके मुताबिक उसे अपना निज़ाम चुनना चाहिए और उसे ट्विक करना चाहिए कि वो बेस्ट डिलीवरेंस करे अपने लोगों के लिए। एंड दिस इज व्हाट दे कॉल सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। और वेस्टर्न पावर्स को हमें अभी तक नहीं समझ आई, लेकिन वेस्ट में अब आप अगर उनका लिटरेचर पढ़ें अमेरिकन्स का, वेस्टर्न पावर्स का, तो वो अब ये रिकग्नाइज करते हैं कि हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया इसको। चाइना 20 साल गर्दन डाल के खामोशी से अपनी डेवलपमेंट करता रहा है, बिकॉज दे वांटेड, दे नो दैट देयर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पीपल। तो अगर लोग खुश नहीं हैं, लोग डेवलप नहीं हैं, वो उनके साथ नहीं हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की। अमेरिका सिर्फ अपनी हिस्ट्री में 12 साल ऐसे हैं, 250 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री में, जहाँ उसने कोई किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। इट हैज़ ऑलवेज बीन एट वॉर। दैट्स व्हाई दे कॉल दिस द पीसफुल राइज ऑफ चाइना, बिकॉज फिलॉसफी डिफरेंट है। कॉलोनाइजेशन की फिलॉसफी नहीं है, न्यू कॉलोनाइजेशन की फिलॉसफी नहीं है, इंटिमिडेशन की फिलॉसफी नहीं है, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ पार्टनरशिप्स। इसीलिए हम बड़ी गलती करते हैं, चीनी बड़े नाराज होते हैं इस पर, जब हम कहते हैं चाइनीज़ के एलाइज हैं या चाइनीज़ हमारे, वो एलाइज नहीं बनाते, वो पार्टनर्स बनाते हैं। इसीलिए हमारे उनसे अलायंस नहीं है। हम पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स हैं, और वो बिलीव करते हैं कि हर एक को मिलके जो है वो साथ चलना चाहिए। जहाँ तक ये है कि जी
मैं सिर्फ उन बातों का जवाब थोड़ा थोड़ा देना चाह रही हूँ जो यहाँ हो चुकी हैं, मैं नई किसी चीज़ को नहीं छेड़ना चाह रही। जहाँ तक ये आपके इकोनॉमिक जोन्स का ताल्लुक़ है, तो देखिए चीन ने अभी उन्होंने आपने बहुत अच्छी बात की कि यू नो दे शुड टीच अस हाउ टू फिश एंड नॉट गिव अस द फिश। चाइनीज़ आप खुंजराब से लेके और गवादर तक देख लें, उन्होंने हमें कोई चीज़ दी नहीं है, उन्होंने हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करें और हमें फैसिलिटेट करें। सीपैक का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो उसी फैसिलिटेशन और मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा है। उसमें हमने जो करना था अनफॉर्चुनेटली वो हमने नहीं किया। देखिए सारी दुनिया में जो इकोनॉमिक जोन्स बने हैं और ख़ासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में खुद, उसके दो हिस्से होते हैं। जिस जगह इकोनॉमिक जोन्स, अव्वल तो ये इकोनॉमिक जोन्स नहीं हैं जो हमारे हैं, ये इंडस्ट्रियल जोन्स है। ये पता नहीं बीच में कहाँ, क्योंकि इकोनॉमिक जोन्स का पूरा इथोस ही फ़र्क होता है और उसका इकोसिस्टम फ़र्क होता है। तो दीज आर बेसिकली ग्लोरिफाइड इंडस्ट्रियल जोन्स जिसको हम इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं। जिस मुल्क में लगने होते हैं उसके गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एरिया डिफाइन करे, उसको प्लेन करे, उसमें बिजली गैस पानी मुयस्सर करे, उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी हो और ग्रे स्ट्रक्चर्स बने हों ताकि दूसरी कंपनीज आए, प्लग एंड प्ले, वन विंडो ऑपरेशन। कंबोडिया आप जाएं 36 घंटे में आपका बिजनेस सेट हो जाता है, यू आर गोइंग कंसर्न। आप अफ्रीका में भी जाएं तो अब 48 आवर्स में हो जाता है बिजनेस सेट। हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमने उनको एज रियल स्टेट के तौर पे सोचा, ये फलाने को दे दो, ज़मीन दे दो, वो खुद ही बेचें, वो खुद ही बिजली लाए, वो खुद ही गैस लाए, इसलिए हमारे इकोनॉमिक जोन्स नहीं चल रहे। वी शुड हैव डन दैट, वी हैवंट डन दैट। अभी भी इट्स नॉट टू लेट, देयर टू दैट आर डूइंग वेरी वेल, अल्लामा इकबाल वाला और लाहौर वाला डूइंग वेरी वेल, बट बाकी अभी उस तरह मेच्योर नहीं हो पाए। जहाँ तक पोर्ट का सवाल है तो ये एक स्टैंडर्ड है पोर्ट्स के लिए जो यू नो आपके एक्सपर्ट्स है कहते हैं इट टेक्स 100 years फॉर द पोर्ट्स टू फॉर अ पोर्ट टू मेच्योर। आप ये सामने बैठे हुए हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द चेंबर्स के 100 साल लगते हैं पोर्ट को मेच्योर होने में। और बलूचिस्तान के जो हमारे में, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा कसूर है जो आज बलूचिस्तान में हो रहा, लेकिन हमें सारा ब्लेम अपने ऊपर भी नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि बलूचिस्तान भी उतना ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, यूरोपियन पावर्स के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे गड़बड़ है, जैसे आपका खैबर पख्तूनख्वा है, सदियों से रहा है और आगे भी रहेगा। तो जब इतनी ज़्यादा पावर्स ये मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हैं टू डिट्रैक इट, और वो चाइनीज़ के भी अगेंस्ट हैं, ठीक है ना, बिकॉज इज अ फिनोमिनल थिंग हैपनिंग, तो उसमें चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। हमारे ये पुलिस के आईजी साहब अभी यहाँ बैठे हुए थे, हमारी पुलिस ने, हमारे सिविलियंस ने, हमारे फौजियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मुस्तकिल देते चले आ रहे हैं। तो ये डिफ़िकल्ट फाइट है। और मैं आखिरी बात करके ख़त्म करूँगी कि चाहे हमने जितना किया चीन के लिए और चीन ने हमारे लिए जितना किया, उसको आप एक साइड पे रख दें, आप स्ट्रेटेजिकली सोचें कि किया किस लिए था। वो मैं चाइना के सेकेंड सेंटेनियल गोल पे आ रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना, उन्होंने 2 अपने लिए गोल बनाए थे। The second centennial goal is the rejuvenation of the motherland. By the time the new dispensation becomes 100 years old, और नई चाइना के dispensation 2049 में 100 years की हो जाएगी। और what do they mean by rejuvenation of the motherland? That it will become the politically, strategically, economically and geographically a whole nation at the top of the world. इसीलिए ताइवान और साउथ चाइना सी का आपके लिए इतना प्रॉब्लम है। इसीलिए चाइना कंटेनमेंट एक्ट आया है कि जब अपनी जंगों से जागा है अमेरिका, तो उसने रियलाइज किया है कि ये तो मरीख पे पहुंच गए हैं भाई, ये तो टेक्नोलॉजी में भी हमसे इतने आगे चले गए, तो अब उसको कंटेन करो। सो प्लीज पुट थिंग्स इन द करेक्ट जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव।
और ये आप बहुत सारी जो नेगेटिव खबरें और प्रोपेगेंडा हो रहा होता है इसको एनालाइज करें। और मेरी ख़ास तौर पे यंग जनरेशन और अपने मीडिया वाले दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि सिर्फ इंडियन अंग्रेज़ी मीडिया और अमेरिकन और ब्रिटिश अंग्रेज़ी मीडिया से मुतासर ना हों। ये सारी तीनों रीजन्स दे आर अगेंस्ट अस एंड दे आर अगेंस्ट द चाइनीज़। तो उनका एक बड़ा लॉपसाइटेड पर्सपेक्टिव होता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप क्यों नहीं बाकी आप फ्रेंच मीडिया पढ़ें, आप जर्मन मीडिया पढ़ें, आप मिडल ईस्ट का मीडिया पढ़ें, आप चीनी मीडिया पढ़ें, सारा इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और अंडरस्टैंड करें सिर्फ उन ओपिनियंस को और उन नेगेटिव प्रोपेगेंडा को ट्रांसलेट करके और वही टीवी और रेडियो पे पॉपुलिस्ट बातें करके बगैर समझे हुए कि ये रिलेशनशिप कितनी सेंसिटिव है और आगे आने वाले जो 2049 तक का दौर है, रियल टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप मेरे मुताबिक अब आया है। क्योंकि अब चीन अपनी जो उसकी मार्च था उसके आखिरी फेज में पहुंच चुका है। इसीलिए चीन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके शी जिनपिंग को अनलिमिटेड टाइम दिया है टू रिमेन प्रेसिडेंट, बिकॉज दे थिंक कि ये माओ की तरह करिज्मेटिक भी है, लीडरशिप भी है, स्ट्रांग भी है और विजन भी है। सो ही विल टेक अस अक्रॉस दैट फिनिश लाइन। इसीलिए माओ के बाद, माओ ने 27 ईयर्स वो प्रेसिडेंट थे, बाकी सब 10-10 साल रहे हैं, और अब आके शी जिनपिंग को दिया। तो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उनको सिंपलिस्टिक न करें और हमें थोड़ा सा फेथ, थोड़ा सा हौसला और थोड़ी सी फेथ अपने जो द पीपल हु आर रनिंग दिस कंट्री, यू नो, योर टॉप पॉलिटिशियंस, योर टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड योर टॉप agencies, they know what they are doing. So try to understand these are very complicated things. उनको अपने करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखिए और नेगेटिविटी में ना जाइए। आप सिर्फ अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और जो आपने करना है वो आप करें, वरना चीन से तो बेतहाशा हम सबक हासिल कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमने किए नहीं हैं। और अगर आपने आगे भी बढ़ना है तो फिर आप चीन ही की तरफ देख लें कि वो मुल्क जिसको हम एड देते थे, चीनी भी देते थे, चावल भी देते थे, सिर्फ हमारी एयरलाइन वहाँ जाती थी, सिर्फ हमारा बैंक वहाँ था, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। पहले 30 साल अपनी ज़िंदगी के हमारे कराची से गुजरे बगैर। और अब आप देखें, अब हमारा PIA सिर्फ बीजिंग जाता है और बाकी सारी दुनिया के 54 फ्लाइट्स सिर्फ अमेरिका के लिए जाती है, एक एयरपोर्ट बीजिंग से, और उनके सैकड़ों ऐसे एयरपोर्ट्स हैं। तो अगर आपने उनकी तरह तरक्की करनी है तो उनकी तरह सर डाल के मेहनत करके सिर्फ अपने हिस्से का काम कर लें, तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया।